नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। पेपर 2 एसएसटी के लिए कंप्लीट मैराथन वीडियो आप सभी को कराने वाला हूं। इस मैराथन वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होंगे क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं 100 क्वेश्चन टॉप लेवल के आपको कराऊंगा, जो कि पूरे सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को निचोड़ने की ताकत रखते हैं। इसलिए यह वीडियो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और क्वेश्चन जितने भी होंगे उन क्वेश्चन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी होगी, बताने लायक होगी। जहाँ से अतिरिक्त क्वेश्चन बन सके वो सभी आपको बताऊंगा, विकल्पों से भी बताऊंगा जहाँ से अतिरिक्त जानकारी मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करना, क्योंकि बारीकी से हर चीज़ों का यहाँ पर गहन विश्लेषण करने के साथ आपको बहुत सारी जानकारी इन क्वेश्चन के माध्यम से पता चलेगी। जो पूरा सिलेबस तो आपका ख़त्म हो ही जाएगा, उसके साथ आपका रिवीजन हो जाएगा, नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी प्रकार पेपर का एग्ज़ाम आपके सामने होगा तो भी आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस तिथि को गिरफ्तार किया गया था? गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। वह तारीख क्या थी? 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, यहाँ पर तारीखें इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को क्या होता है? 12 मार्च 1930 को होता दांडी मार्च। दांडी मार्च गांधी जी ने प्रारंभ कब किया था? 1930 को प्रारंभ किया था 12 मार्च को। और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? नमक कानून तोड़ा गया था। नमक कानून किसने तोड़ा? गांधी जी ने तोड़ा था। ठीक है ना। नमक कानून कब तोड़ा गया था? 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। और 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 5 मई 1930 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मक्का कॉर्न की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक आवश्यक नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन में आपको नहीं वाला बताना है। क्या बताना है? नहीं वाला बताना है। मध्यम तापमान मक्के को चाहिए, भारी वर्षा और अत्यधिक ठंडी जलवायु, अधिक धूप की आवश्यकता, सुअपवाहित उपजाऊ मिट्टी। मक्के के लिए क्या आवश्यक है? एक तो इसे मध्यम तापमान चाहिए, ठीक है ना, मध्यम तापमान चाहिए, ना कि भारी वर्षा और अत्यधिक ठंडी जलवायु। ये आपका गलत हो जाएगा। अधिक धूप की भी आवश्यकता होती है, सुअपवाहित उपजाऊ मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं वाला, तो नहीं वाला आपका बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, भारी वर्षा और अत्यधिक ठंडी जलवायु, जो कि मक्का के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक, अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तीसरा यहाँ पर कहता है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में विदेशी मामलों की देखरेख करने वाले मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य मजूमदार, सचिव सुरुनवीस, सुमंत दबीर या बाकिया नसीब मंत्री कौन था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुमंत। सुमंत या दबीर। जो सुमंत या दबीर था, क्या सुमंत या दबीर था, जिसका काम क्या था? विदेशी मामलों की देखरेख करने वाला मंत्री था। शिवाजी के अष्टप्रधान थे, 8 मंत्री थे कुल मिलाकर के, आप लोग इस प्रकार से कह सकते हो। ठीक है ना। एक आपका था पेशवा। क्या था? एक तो आपका था पेशवा। पेशवा का काम क्या था? ये मुख्य काम करता था, है ना, जो भी करता धरता था पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री, इसी को ही बोला जाता था। रही बात मजूमदार की, ये इंपॉर्टेंट है। अमात्य या मजूमदार किसको बोलते हैं? तो वित्त मंत्री को बोलते थे। किसको? वित्त मंत्री को क्या बोलते थे, है ना, राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री इसको बोल सकते हैं। तो वित्त मंत्री मजूमदार या अमात्य को बोलते थे। और नवीस कौन था? ठीक, बाकिया नवीस कौन था? बाकिया नसीब ये दैनिक कार्यों की देखरेख करने वाला था और गुप्तचर विभाग का यह प्रमुख था। दैनिक जो भी दिन में होता था उन घटनाओं का लेखा जोखा रखता था बाकिया नसीब। सुमंत इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो ही गया। और सचिव का काम क्या था? ये सचिव क्या करता है? शाही फरमान जारी करता है, मसौदा तैयार किया करता था। ठीक, इसका यह काम था। ये आपने यहाँ पर समझ लिया। अगला देखो क्वेश्चन संख्या 4 यहाँ पर कहती है कि पौधों के सामान्य विकास और वृद्धि के लिए कुल कितने अनिवार्य पोषक तत्व हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट कर लेना। 17। कुल कितने पोषक तत्व हैं? 17 हैं, है ना। पौधों के सामान्य विकास और वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की कुल कितनी आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस तिथि को पढ़कर सुनाया था? वह तिथि क्या थी? वह तिथि थी 1 नवंबर 1858 को। 1858 1 नवंबर की तिथि को लॉर्ड कैनिंग उस दौरान का गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसने प्रयागराज के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर के सुनाया था और इस घोषणा पत्र में कुछ घोषणाएं भी की गई थी जो पेपर में बन सकेंगी क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है। इसके तहत क्या घोषणाएं की गई कि ईस्ट इंडिया का जो कंपनी का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सारा सिस्टम रहेगा, है ना। रियासतों का संरक्षण करेंगे हम लोग और समानता देंगे। नौकरियां भी भारत के लोगों को दी जाएंगी। धार्मिक हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे। ये कुछ घोषणाएं की गई थी जो इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बन सकेगा क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन का राइट आंसर 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी कुछ इस प्रकार से है। 1858 में विद्रोह का अंग्रेजों ने दमन कर दिया था, ठीक है ना। जो 1857 की क्रांति थी 58 तक चली थी, अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया और पढ़कर सुनाया था। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की कुछ मुख्य बातें जहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकेगा। मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात आपकी है, सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। अंग्रेजों के हत्या के दोषियों को छोड़कर सभी को क्षमा कर दिया गया। बिना भेदभाव के सरकारी सेवा का चयन का वचन दिया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, है ना। और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, सभी को नौकरी मिलेगी। ये कुछ बातें यहाँ पर की गई थी। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। यहीं से क्वेश्चन आपका बन सकेगा, है ना। कथन कारण वाला भी बन सकता है, स्टेटमेंट के रूप में भी बन सकता है, 4 विकल्पों के फॉर्मेट में भी बन सकता है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। जितने भी मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनको बता दूं, ये जो नोट्स है ना, आप सभी को पता है कि पेपर का आपका अंतिम दौर है, आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग इनको लेकर के जल्दी से जल्दी पूरा रिवीजन आप लोग बिल्कुल कम टाइम में अधिक से अधिक कर सकते हैं। मात्र 3 से 4 घंटे के भीतर ये नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इन नोट्स में 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी प्लस अदर सब्जेक्ट जो भी आपके म्यूजिक, एग्रीकल्चर, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, उसके साथ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। नोट्स तो आपको मिलेगा। नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट किया गया है जहां से संभावना अधिक है क्वेश्चन की बनने की। और ये नोट्स सिर्फ ऑथेंटिक किताब से ही बनाए गए हैं, SSC-ERT से ही बनाए गए हैं, जहां से पेपर बनेगा। जो आपका ऑथेंटिक सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारी जानकारी इसमें समाहित की गई है। नोट्स के साथ आप सभी को PYQ क्वेश्चन भी ऑल ईयर्स का मिल जाएगा 2011 से 2022 का। सबसे मुख्य बात क्या रहेगी, इन क्वेश्चन को हमने वन लाइनर में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन को पढ़ लेना, उत्तर को डायरेक्ट पढ़ लेना, 4 विकल्पों की तुलना में आपका कम टाइम में अधिक से अधिक आपका रिवीजन हो जाएगा। नोट्स आपको लेने कैसे हैं, एक यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हो। नोट्स का प्राइस 299 है। नोट्स तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा, नोट्स प्लस PYQ आपको कंप्लीट मिल जाएगा, प्लस जो भी आप लोग क्लासेस देखेंगे उसका PDF उन सभी क्वेश्चन का वन लाइनर फॉर्मेट में सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कम टाइम में अधिक से अधिक आपका रिवीजन होने वाला है। नोट्स के अतिरिक्त आप सभी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऑल सब्जेक्ट के वन लाइनर के क्वेश्चन भी हजार की संख्या में आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेना, डायरेक्ट आंसर को पढ़ लेना, ताकि बहुत सारा रिवीजन आपका एक साथ हो जाए। कंटेंट की कमी आपके पास नहीं रहेगी। कंटेंट इतना मैं दे दूंगा कि इतने से ही आपका काम तमाम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना, डायरेक्ट आंसर को पढ़ना, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक तो नोट्स मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में सिलेबस वाइज सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, प्लस आपको PYQ भी मिल जाएंगे, प्लस आपको क्लासेस का PDF भी मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा मात्र 299 में। तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज एक बार आप लोग अवश्य कर लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में आता है? पहला प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व कौन सा है पौधों के लिए? तो कैल्शियम, लोहा, नाइट्रोजन या जस्ता? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन जो कि पौधों के लिए प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है
बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले त्रिगुट कौन कौन से शामिल थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना, इतिहास का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका मीर जाफर, शुजाउद्दौला, शाह आलम, देखो इसमें मीर जाफर आपका शामिल नहीं था, ठीक। और इसमें आपका सिराजू तो आपका प्लासी के युद्ध में द एंड हो ही गया था, इसकी बात तो खत्म हो ही जाती है। जर्मन समरू इसमें आपका नहीं था। इसमें आपके 3 गुट कौन कौन से शामिल थे? 3 गुट आपके शामिल थे, मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था, शाह आलम था, ठीक। शुजाउद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, ठीक। और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, मुगल, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में होता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो, यहाँ पर लिख लो, हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। कौन? हेक्टर मुनरो नेतृत्व आपका कर रहा था बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से। और ये तीनों आपके हार जाते हैं। फिर इसके बाद ये करते हैं इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को, ठीक। वो बताऊंगा क्वेश्चन आने पर। अगला देखो, भारतीय शास्त्रीय संगीत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में मूल रूप से कुल कितने शुद्ध स्वर हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके म्यूजिक का। म्यूजिक से बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको गलत नहीं करना है, वो सब मैं आपको करा रहा हूँ। तो शुद्ध स्वर मैंने आपको बताया है, कुल 7 आपके शुद्ध होते हैं, 5 आपके विकृत होते हैं। 5 कैसे होते हैं? 5 आपके विकृत होते हैं और 7 कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। तो विकल्प ढूंढो कौन सा होगा? यहाँ पर होगा 7 कैसे हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। 5 कैसे हो जाएंगे? विकृत हो जाएंगे। टोटल कितने होते हैं? टोटल आपके 12 स्वर होते हैं, ठीक। अगला यहाँ पर देखो, क्वेश्चन कहता है कि 1863 में भारत के पहले किस व्यक्ति ने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने, सत्येंद्रनाथ ठाकुर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आप सभी को पता होगा सत्येंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर बोल सकते हैं, है ना। कभी कभी टैगोर या ठाकुर दोनों लिखे मिल सकते हैं, मतलब कि एक ही है दोनों, ठाकुर और टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के एक बड़े भाई थे, इन्होंने 1863 में सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है शुद्ध और विकृत, कोमल व तीव्र स्वरों को मिलाकर एक सप्तक ऑक्टेव में कुल कितने स्वर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी हैं सभी हैं। तो बताओ, शुद्ध और विकृत दोनों को मिलाकर के कुल कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 12 हो जाएंगे। इसमें कोमल व तीव्र स्वरों को भी मिलाकर एक सप्तक में कुल कितने होते हैं? एक सप्तक में आपके स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। कितनी? 10 होती है। 10 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 10 याद रखना इसको। अगला देखो, कहता है कि खैरा रोग धान की फसल में होने वाला एक प्रसिद्ध रोग है, ये किसकी कमी से होता है? खैरा रोग पेपर में आ भी चुका है, खैरा रोग से क्वेश्चन, जो कि धान का रोग है। किसका रोग है? धान की फसल का रोग है। और खैरा रोग अगर धान की फसल में हो जाए तो ये किसकी कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन की या जस्ते की, लोहे की या कवक की? तो ये जस्ते की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण यह आपका खैरा रोग हो जाता है धान की फसल में। अगला यहाँ पर कहता है आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? असत्य मतलब फाल्स, गलत आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर गलत वाला ढूंढना पड़ेगा आपको। 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने इसे स्थापित किया था, करेक्ट हो जाएगा। इसका पुनर्गठन 43 में बोस ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। स्त्री दल का नाम रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया था, करेक्ट हो जाएगा। बोस ने केवल अमेरिका की सहायता से इसका गठन किया था, गलत हो जाएगा। बोस ने जर्मनी जापान की सहायता से इसका गठन किया था, ठीक, ना कि केवल अमेरिका की सहायता से। इसलिए डी आपका गलत है और गलत ही आपको बताना है। तो गलत कौन हुआ? डी गलत हुआ ना। और तीनों ये कथन आपके आज़ाद हिंद फौज के बारे में करेक्ट हैं, ठीक है ना। तीनों आपके कैसे दिए गए हैं? करेक्ट दिए गए हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है कि भारतीय संगीत पद्धति में वह कौन से 2 स्वर हैं जो हमेशा स्थिर रहते हैं, कभी विकृत, कोमल या तीव्र नहीं होते हैं? तो अचल की बात करूं मैं यहाँ पर। अचल कौन से आपके स्वर होते हैं? सा और पा कैसे स्वर हैं ये आपके? अचल, ठीक है ना। और ये हमेशा स्थिर रहते हैं, कभी विकृत नहीं होते हैं। तो सा और पा कैसे हो जाएंगे? इनको अचल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचल भी बोलते हैं। सा और पा,
सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक, इसी में ये आपके 12 स्वर होते हैं टोटल। ठीक, तो यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है 1453 को किस ऐतिहासिक घटना के कारण यूरोप और भारत के मध्य पुराना स्थल व्यापारिक मार्ग बंद हो गया था? बिल्कुल बंद हो गया था। तो कुश्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार जमा लिया था। 1453 में क्या हुआ था? 1453 में क्या हुआ था कि जो भारत है और यूरोप है इसके बीच में व्यापार हुआ करता था। फिर तुर्क आ गए, इन्होंने एक स्थान, महत्वपूर्ण स्थान था व्यापार करने का, बीच का रास्ता था कुश्तुनतुनिया, उस पर अधिकार कर लिया था तुर्कों ने। जितने भी लोग निकलते थे व्यापारी उनको लूट लेते थे, है ना। तो फिर समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी थी। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है स्वरों के नियमित चढ़ते हुए क्रम को संगीत की भाषा में क्या कहा जाता है? जैसे चढ़ते हुए क्रम, एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आ रहा है, चार पाँच, ऐसे क्रम, तो इसको क्या बोलते हैं? आरोह बोलते हैं, अवरोह बोलते हैं। तो आपका जवाब होगा आरोह बोलते हैं। और घटते क्रम को अवरोह बोलते हैं, उतरते क्रम को अवरोह बोलते हैं, चढ़ते क्रम को आरोह बोलते हैं। ये सब बातें मैंने म्यूजिक की क्लास में कराई हैं। म्यूजिक की क्लास आप लोग प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो अवश्य रूप से देख लेना, ठीक है ना। प्लेलिस्ट होगी आपकी यूपी टेट एसएसटी क्रैक सीरीज नाम से, तो उसमें आपको म्यूजिक, एग्रीकल्चर, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारी वन लाइनर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उन्हीं को देख लेना, पेपर आपका पास हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कंटेंट पढ़ लेना, रिवीजन तो मैं आपको करा ही देता हूँ। और ये वाले नोट्स भी ले लेना, ठीक है ना। नोट्स के साथ आपको पीवाईक्यू भी कंप्लीट दे दूंगा। हजार मैंने वन लाइनर के क्वेश्चन भी आपको कराए हैं, वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वन लाइनर की। प्लस जो आप लोग क्लास देख रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको क्लासेस के 2-3 घंटे के बाद मिल जाता है, वो भी सोल्व करी कराई। ठीक, रिवीजन करो और कुछ मत करो। अब पूछा है क्वेश्चन फसलों के संदर्भ में, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध मुख्य रूप से किन दो फसलों के रिकॉर्ड उत्पाद से माना जाता है? तो जो हरित क्रांति आपकी 1966-67 में जो होती है आपकी, ठीक है ना, तो ये मुख्य रूप से गेहूं और धान चावल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आपकी ये ज़्यादा कारगर साबित हुई थी। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है ना, जनक बोला जाता है। राइट आंसर आपका बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर के। अगला देखो, यहाँ पर कहता है आपका कि गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो 23 अक्टूबर 1942, 12 मार्च 1930, 26 दिसंबर 1932, 5 मार्च 1931। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता आपका होता है। और 24 सितंबर 1932 को क्या होता है? 24 सितंबर 1932 को होता है, ये होता है पूना पैक्ट। क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। गांधी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता आपका होता है। ठीक, अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन, फिर मैं आगे बात करता हूँ। किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाला वह सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? जिसे राग का राजा संवादी या वादी को बोलते हैं। ठीक, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? राग का राजा बोलते हैं वादी स्वर को। किसे बोलते हैं? वादी स्वर को बोलते हैं। ठीक, किसे बोलते हैं? वादी स्वर को यहाँ पर बोलेंगे। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है कि मीर कासिम ने बंगाल का नवाब बनने के बाद अंग्रेजों के हस्तक्षेप बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था। मुंगेर बिहार में पड़ता है। ठीक, तो मीर कासिम बंगाल का नवाब था, अंग्रेजों से परेशान हो गया, इसने राजधानी अपनी चेंज कर ली, ये ठीक है ना, तो मुंगेर में इसने कर ली थी। वही मीर कासिम जो बक्सर का युद्ध 1764 में शामिल होता है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के अनुसार रागों की उत्पत्ति के लिए भारतीय संगीत में कुल कितने थॉट माने गए हैं? बताओ। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के अनुसार तो 10, टोटल कितने? 10। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध कृषि क्षेत्र के किस घटक के विकास से है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन, मिल्क उत्पादन से संबंधित आपकी श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। कब ये आपका चलाया गया था? 1970 में ऑपरेशन फ्लड आपका चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड की बात की जाए या आपकी श्वेत क्रांति की बात की जाए, इसका जनक कौन है? बर्गिज कुरियन। कौन? बर्गिज कुरियन इसका जनक कहा जाता है।
पेपर में आ भी चुका है यह क्वेश्चन। ठीक, तो आपका बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर बोलते हैं मछली पालन को। ठीक, और हार्टिकल्चर बोलते हैं बागवानी खेती को, और वीटिकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कहता है कि 4 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए किस नेता ने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए पहली बार भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है और आप आशीर्वाद दें कहा था? किसने कहा था? नेहरू ने, बोस ने, मोहन सिंह ने या रास बिहारी बोस ने? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की स्वाधीनता का यह आखिरी दिन है और आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, कृपया करके हमें आशीर्वाद दें। और यहीं पर गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, है ना? गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता भी कहा था। किसने कहा था? तो उनका नाम क्या है? बोस, सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कहता है संगीत में समय नापने के पैमाने का जो चक्र होता है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें निश्चित मात्राएं और विभाग होते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं ताल। क्या बोलते हैं? ताल। ताल मतलब कि एक संगीत में जो समय नापने के पैमाने का जो चक्र है उसे ताल बोलते हैं। ताल में निश्चित मात्राएं और विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 1857 के विद्रोह संग्राम के दौरान मध्य भारत झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का सामना किस अंग्रेज जनरल से हुआ था? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर ह्यूरोज। वही सर ह्यूरोज जिसने कहा कि अकेली नारियों में मर्द थी। वो मर्द कौन थी? झांसी की रानी। ये कथन किसका है? ये ह्यूरोज का ही कथन है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध 3 ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, कुल कितने विभाग होते हैं? तो इसमें आपकी जो 3 ताल है इसमें 16 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं। ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, डेयरी गतिविधियां भी की जाएं, ठीक है ना, फसलें भी उगाई जाएं, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में चारा भी उगाया जाता है प्लस फसल भी उगाई जाती है और इसी के साथ आपकी डेयरी पालन भी किया जाता है। ये एक से अधिक जब खेती की जाती है तो उसको मिश्रित कृषि बोलते हैं, ठीक है ना। और झूम खेती को स्थानांतरणशील बोलते हैं, घुमत्तू खेती बोलते हैं, कर्तन दहन खेती बोलते हैं, जलाओ काटो कृषि बोलते हैं, ठीक है ना, काटो और जलाओ स्लेश एंड वर्ण। अगला, ऐतिहासिक इलाहाबाद की संधि किस तिथि को हुई थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखो, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको डेट से देखने को मिल जाएंगे इतिहास के क्वेश्चन, क्योंकि इतिहास के सिलेबस में आपकी किताबों में चार्ट दिए गए हैं जहाँ से पेपर बनता है, कौन सी तिथि को घटना एकदम शुरू से लेकर अंत तक कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको एक ही नज़र में आपको यहीं पर करा देता हूं, ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि आपकी 2 तारीखों को होती है, एक तो 12 अगस्त को होती है, दूसरी आपकी 16 अगस्त को होती है। तो पहली संधि आपकी 12 अगस्त 1765 को होती है, दूसरी वाली 16 अगस्त 1765 को होती है। इस क्वेश्चन का जवाब ए विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, ए विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है आपका क्वेश्चन है कि किसी राग की रचना के लिए कम से कम कितने स्वरों की आवश्यकता होती है, कितने स्वर अनिवार्य होने चाहिए? तो हमने आपको म्यूजिक की वीडियो में बताया था 5, टोटल 5 की आवश्यकता होती है, 5 स्वरों की आवश्यकता होती है राग को बनाने के लिए। अगर राग की रचना करनी है तो 5 से ही काम चलेगा, 5 से कम हो तो काम नहीं चलेगा, 5 तो होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कट गया एक। अगला देखो, यहाँ पर कहता है ऐतिहासिक पूना पैक्ट किनके बीच में और कब संपन्न हुआ था बताओ? तो इरविन वाला समझौता आपका 31 को होता है, ये इरविन की बात हो गई। और 8 अप्रैल 1931 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका था, ये बात अलग हो गई। और अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 24 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट। क्या होता है? पूना पैक्ट। ठीक, अंबेडकर और गांधी के बीच में 24 सितंबर 1932 को यह होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, इंपॉर्टेंट कहूँगा, संगीत का है। निम्नलिखित में से कौन सा राग प्रातः काल मॉर्निंग के समय गाया बजाया जाने वाला एक अत्यंत लोकप्रिय है? तो राग भैरव जो होता है ये प्रातः कालीन गाया बजाने वाला एक महत्वपूर्ण राग है।
अगला देखो यहाँ पर कहता है कृषि कृषि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस मूल भाषा से हुई है? तो अधिकतर की तो आपकी लैटिन से ही होती है, लैटिन यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले महेंद्र लाल सरकार ने 1876 में किस प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की थी? इन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी, ठीक है ना। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना महेंद्र लाल सरकार ने वर्ष 1876 में की थी। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने कदम उठाया था। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी खरीफ की फसल का सही प्रतिनिधित्व करती है? खरीफ की फसल मानसून के आगमन के समय बोई जाती है। खरीफ की फसल, खरीफ में क्या आता है आपका? धान आता है खरीफ में, इसे याद रखना। गेहूं चना आपकी किस में आता है? गेहूं चना आपकी रबी की फसल में आता है। धान किस में आ जाएगा? धान और मक्का आपका खरीफ में आ जाएगा, ठीक है। सरसों और अलसी ये भी आपकी रबी में आती है। जौ मटर भी आपकी रबी में ही आती है। तो खरीफ की कौन हुई आपकी? धान या चावल और मक्का, ये हो जाएगी आपकी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहता है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले किस अधिनियम के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था? तो उस दौरान सभी को पता है 1919 की बात है, तो रोलेट एक्ट, जिसे भारत के लोग काला कानून कहा करते थे, तो रोलेट एक्ट के खिलाफ आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है कि संकेत आधारित नियंत्रण या कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए खेतों के चारों ओर लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? जैविक नियंत्रण के लिए खेतों के चारों जो फसलें लगाई जाती हैं उनको ट्रैप फसल या जाल फसल के नाम से जानते हैं, ठीक। नगदी फसल वे होती है जैसे गन्ना है, तंबाकू है, जिनको बेच करके कैश प्राप्त हो जाए, नगदी प्राप्त हो जाए, उनको नगदी बोलते हैं। अगला देखो यहाँ पर कहता है शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष और किस किले में संपन्न हुआ था? तो 1674 में हुआ था, रायगढ़ के किले में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो कहता है कृषि को एक कृषि तंत्र एग्रीकल्चर सिस्टम के रूप में देखा जाता है। इस तंत्र में महत्वपूर्ण निवेश और निर्गत इनपुट एंड आउटपुट का कौन सा समूह नोट्स के आधार पर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है? बताओ कौन सा करेक्ट है? तो कृषि तंत्र में आपका, कृषि तंत्र में देखो बहुत सारी आपकी आती हैं। निवेश की अगर बात करूं, इनपुट की बात करूं, देखो बीज बोया जाता है, उर्वरक डाले जाते हैं, मशीनरी और श्रमिकों से काम होता है। निर्गत क्या होता है? फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद, ये निर्गत के अंतर्गत शामिल है। देखो यहाँ पर ये सब कुछ कृषि में ही शामिल है। निर्गत और निवेश दोनों ही इसमें आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि में आपका डेयरी, कुक्कुट उत्पादन, मुर्गी पालन, डेयरी, ऊन, फसल, ये मशीनरी और श्रमिक भी आते हैं, उर्वरक भी आते हैं, बीज भी आते हैं। इन सभी को कृषि तंत्र में शामिल किया जाता है, एग्रीकल्चर सिस्टम में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पर कहता है 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? भगत सिंह सुखदेव, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था। कब? 8 अप्रैल 1929। तिथि इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन संसाधनों के वितरण में असमानता होने का मूल कारण क्या है? देखो संसाधन का जो वितरण होता है, भूभाग अलग है, जलवायु कहीं की अलग है, ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। बात तो आपकी सही है, लेकिन पृथ्वी पर इन संसाधनों के वितरण में असमानता क्यों है? क्योंकि किसी जगह पर आपके ज़्यादा संसाधन है, किसी जगह पर कम है, ये कारण हो सकता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो मानवीय क्रियाओं का असीमित प्रभाव, मानवीय क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल आ जाए तो उसको आपको हटा देना है। नवीकरण संसाधनों की असीमित मात्रा, ये गलत है। तो पृथ्वी पर इन भौतिक कारकों में पाई जाने वाली जो भिन्नता है, भिन्नता ही असमानता का मूल कारण हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था में क्या बदलाव या आश्वासन दिया गया था? तो सीमा विस्तार की नीति जारी रहेगी, जारी रहेगी नहीं, बंद कर दिया गया था। भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोपीय सैनिकों की संख्या अधिक रखी जाएगी, नहीं, यूरोपियों की संख्या अधिक रखी जाएगी। अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को पूर्ण क्षमा दी जाएगी, नहीं, सजा दी जाएगी, ठीक। तो बिना भेदभाव के सरकारी सेवा में चयन का वचन दिया गया था, ये हम आपको बता चुके हैं नोट्स में, ठीक। अगला देखो यहाँ पर
क्वेश्चन आपका कहता है आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कूट मैचिंग सही ढंग से सुमेलित है। प्राथमिक क्रियाएं कृषि मत्स्य खनन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वितीयक डबल रोटी बनाना, कपड़ा बनाना, कच्चे माल को मूल्यवान में परिवर्तित करना, करेक्ट। तृतीयक व्यापार, यातायात, सेवाएं, तीनों आपकी सही हो जाएंगी। उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। सी विकल्प का मतलब 1 2 3 ये तीनों दी गई हैं। प्राथमिक क्रियाएं वे होती हैं जो डायरेक्ट पर्यावरण से संबंधित होती हैं, जिनका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कृषि है, मत्स्य है, खनन है, वन है, ये प्राथमिक में आते हैं। और दूसरी में क्या आते हैं, जो पहले से हैं उनको थोड़ा रूप बदल दिया जाए, जिनको थोड़ा कन्वर्ट कर दिया जाए, वो द्वितीयक में आ जाती है। जैसे गन्ना, गन्ना क्या है, गन्ना तो प्राथमिक है। गन्ने से अगर चीनी बनेगी तो चीनी क्या होगी, चीनी आपकी द्वितीयक हो जाएगी। चीनी क्या होगी, द्वितीयक आपकी हो जाएगी। उसी प्रकार कपास क्या है, कपास प्राथमिक है क्योंकि डायरेक्ट खेत से प्राप्त होता है। कपास से अगर वस्त्र बनेंगे तो वस्त्र द्वितीयक क्रिया हो जाएगी। तृतीयक सहायता क्षेत्र होता है जिसमें व्यापार, यातायात, बैंकिंग, सेवा क्षेत्र, ये आपके सब शामिल होते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग। तो डबल रोटी गेहूं से बनेगी, आपकी आटा से बनेगी, कपड़ा कपास से बनेगा, कच्चे माल जो होते हैं ना उनको परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो आपका द्वितीयक में आता है। इसलिए तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, आ गई बात समझ में। अगला देखो, भारत में सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। कौन? आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखो, दमदार क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत चांस है इस बार की इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर अधिक से अधिक बना ले, सीटेट जैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 से 5 वर्ष बाद आपका पेपर होगा, बहुत बदलाव देखने को आपको मिलेगा। हवाबाजी के चक्कर में मत रहना। कोई बोलता है कि भैया फैक्ट पढ़ लो बस काम हो जाएगा, नहीं यार, समझ, ये टीचिंग एग्जाम है ना कि कोई वैसा एग्जाम। आपके समझ पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब की बार देख लेना, पूरा पैटर्न चेंज होकर आपके सामने आएगा। इसीलिए मैं आपको पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चन कराता हूँ, ना कि रट्टा मार लो कि 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। रटते रहो, रटने से काम नहीं चलेगा, चीज़ों को समझने से काम चलेगा। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना ही पड़ेगा तभी सोल्व कर पाओगे। देख लेना, नवीकरण संसाधनों, रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में आपको कथन पढ़ना है, उत्तर देना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे संसाधन असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये असीमित है। क्या? असीमित है, बिल्कुल असीमित है, और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। देखो, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, ये आपके नवीकृत स्रोत हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे जल हो गई, मृदा हो गई, वन हो गई, कुछ नवीकरण संसाधनों पर यदि मानवीय लापरवाही हो तो उनका भंडार प्रभावित हो सकता है। जैसे मानव जल को प्रदूषित कर सकता है, मृदा को कर सकता है, वनों का विनाश कर सकता है तो ये आपके नवीकृत, लेकिन मानव का प्रभाव इस पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और मानव का प्रभाव सौर ऊर्जा पर नहीं चल पाएगा, ना ही पवन ऊर्जा पर चल पाएगा। तो दोनों बातें कैसी हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? करेक्ट आपकी हो जाएंगी। ठीक, आपको आपकी जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी के सिलेबस में आपका संसाधन दिया गया है। संसाधन को हम एक ही नज़र में आपको यहीं पर बता देते हैं, मात्र एक ही मिनट में पूरा संसाधन समझ लोगे आप लोग। ठीक है ना, नवीकरण, अनवीकरण, संभाव्य, निश्चित, अनिश्चित, स्थानिक, सर्वव्यापक, जैविक, अजैविक, सब कुछ बताता हूं आपको। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। सी विकल्प करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट इस क्वेश्चन के आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक, यहां पर बात करते हैं, समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। ठीक, यहां पर बात करें अगर प्राकृतिक संसाधन की, किन्हें बोलेंगे? प्राकृतिक, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे वायु प्राकृतिक है, नदी, झील, मृदा, खनिज, ये सभी कैसे हैं? प्राकृतिक है। कुछ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमें औजार और प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है। संसाधनों का वर्गीकरण की अगर बात की जाए, विकास व प्रयोग के आधार पर वास्तविक संभाव्य होते हैं, उद्गम के आधार पर जैव अजैव होते हैं, वितरण के आधार पर सर्वव्यापक स्थानिक होते हैं, समाप्यता के आधार पर नवीकरण व अनवीकरण आपके होते हैं। ठीक, यहाँ पर बातों को आप लोग समझ लो। जैसे हम बात करें विकास व उपयोग के आधार पर विकसित और आपके संभाव्य संसाधन, तो सबसे पहले विकसित या वास्तविक जिनको बोल सकते हैं, वास्तविक या विकसित वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है, वर्तमान में उपयोग हो रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला है, पश्चिम एशिया में
खनिज तेल, दक्कन की पठार की काली मिट्टी, ये सभी कैसे वास्तविक हैं, जिनकी मात्रा ज्ञात है और जिनका प्रयोग हो रहा है उनको वास्तविक बोलेंगे। एक चैप्टर मैं पूरा खत्म करा रहा हूँ, ध्यान से समझो, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संभाव्य, जिनकी मात्रा पता ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है, इनका उपयोग भविष्य में हो सकता है लेकिन अभी नहीं हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी की कमी है थोड़ी। और लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम कैसा है, संभाव्य संसाधन है, संभाव्य संसाधन है, ठीक। और यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। उत्पत्ति में जैव अजैव होते हैं, जैव का मतलब जिनमें जीवन होता है, पौधे, जंतु, जानवर, ठीक। अजैव में जो निर्जीव होते हैं, मृदा है, चट्टान है, स्थल मंडल पूरा का पूरा, ठीक। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक होते हैं और स्थानिक होते हैं। सर्वव्यापक जो सभी जगहों पे पाए जाएं, जैसे वायु सर्वव्यापी है। स्थानिक जो कुछ निश्चित स्थान पर ही मिले, जैसे तांबा कुछ निश्चित ही स्थान पर मिलेंगे, राजस्थान के क्षेत्र में मिलेंगे और कहीं मिल सकते हैं, कहीं नहीं मिल सकते हैं, ये स्थानिक होते हैं। लौह अयस्क भी है आपका, ठीक। तो इतनी बात आपने समझी। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा था, नवीकरण। इसको समझो, जो संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये हमने आपको लाइन बताई है। और कुछ संसाधनों पर मानवीय प्रभाव पड़ता है, जल पर, मृदा पर, वन पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अब बात करें अनवीकरण, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार एक बार खत्म होने के बाद प्राप्त या उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हजारों वर्षों में बन पाते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये कैसे हैं, ये तीनों आपके कैसे हो जाएंगे, ये तीनों आपके हो जाएंगे कैसे, अनवीकरण। अनवीकरण का मतलब जो जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप लोग कोयला एक बार खत्म करोगे, बस कोयले को बनने में हजारों लाखों वर्षों का टाइम लगता है, ठीक। यही आपके अनवीकरण है। और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वितरण, भूभाग, जलवायु, ये बहुत कारक आपके निर्भर करते हैं इन पर, ठीक। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया और आप लोग इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, कॉल कर लो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, पूरा आपको मिल जाएगा। अंतिम टाइम में अच्छे से रिवीजन आप लोग कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, पता है आपको। अहमद शाह अब्दाली था और सदाशिव भाऊ था मराठा का, महाराष्ट्र का, ठीक। अहमद शाह अब्दाली की जीत का मुख्य कारण क्या था, इसकी जीत का कारण था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो जीत का कारण था, ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोपें। ऊँटों पर इसने ऐसी तोपें रखी थी जो घूमने वाली तोपें थीं, इसीलिए आपका सदाशिव भाऊ हार गया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। 1761 की बात यहाँ पर की गई है, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, कहता है कि अनवीकरण संसाधन, नॉन रिन्यूएबल के विषय में आपको यहाँ पर बताना है, जो इसे प्राकृतिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। ये संसाधन मानवीय प्रयासों से तुरंत बन जाते हैं। क्या अनवीकरण भाई तुरंत बन जाता है? आप कहोगे कि सर इसको बनने में तो लाखों वर्षों का टाइम लगता है, ये तुरंत नहीं बनते हैं। ये आपका गलत हो गया। इनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद इन्हें नवीकृत होने में हजारों लाखों वर्षों का भी टाइम लग जाता है, ये बात सही है। ये केवल सौर मंडल, केवल आ गया गलत। इनका वितरण केवल आ गया गलत, बी विकल्प इसलिए सही हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन का टर्म जो होता है उसको पकड़ने का प्रयास करना। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, फिर उसके सभी विकल्पों को पढ़ लेना। विकल्पों की सहायता से भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तभी भी आप लोग सोल्व कर लोगे, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन के विकल्प बहुत आपके गलत आप सिद्ध कर दोगे तो उत्तर आपका सामने आ जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की। कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे। कितने? 78, 78। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पूर्णता मानव निर्मित, मैन मेड रिसोर्स को प्रदर्शित करता है? तो मानव निर्मित, मानव सड़क बनाता है, पुल बनाता है, मकान, मशीन, वाहनों को बनाता है, यही आपका मानव निर्मित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि असहयोग आंदोलन 1920-22 को महात्मा गांधी द्वारा वापस लेने का मुख्य कारण चौरी चौरा कांड था। यह घटना किस तिथि को घटी है? 5 फरवरी 1922। देखो कहीं कहीं पर आपको 4 फरवरी 1922 देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको 5 फरवरी 1922 देखने को मिल जाएगा। अब बताओ, अगर 4 फरवरी रहे विकल्प में तो 4 फरवरी को टिक करना है, 5 फरवरी रहे तो 5 फरवरी को टिक करना है। अगर दोनों ही तिथि दी जाएं तो क्या करोगे? तो आप लोग 4 फरवरी को ही टिक कर देना, ठीक। 4 फरवरी ही आपको टिक करना पड़ेगा, हो जाएगा। ये आपकी घटना गांधी जी द्वारा वापस लेने का मुख्य कारण चौरी चौरा कांड था। यह घटना कब घटी थी? तो 4 फरवरी को आपकी घटी थी। और इसे गांधी जी ने वापस कब ले लिया था? 12 फरवरी को। 12 फरवरी को आंदोलन पूरी तरह स्थगित आपका कर दिया गया था।
अगला देखो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन कि मनुष्य स्वयं में एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मानव को एक बहुमूल्य और उत्पादक संसाधन बनाने में दो महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, है ना। एक तो निम्नलिखित में से कौन से दो कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये मनुष्य स्वयं में एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन, एक बहुमूल्य और उत्पादक संसाधन बनाने में भूमिका निभाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता है मित्र, समाज सुधार से संबंधित शारदा एक्ट। शारदा एक्ट हरविलास शारदा के नाम पर है। व्यक्ति का नाम पूछ ले पूरा कि भाई किसके नाम पे है, तो हरविलास शारदा के नाम पर है। 1929 का है ना। और इस एक्ट में लड़कियों के लिए शादी की उम्र 14 वर्ष कर दी गई, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए। और बॉयज़ के लिए कितनी करी गई थी, 18 साल करी गई थी, ठीक है ना। 14 साल की लड़की, 18 साल का लड़का शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है। तो हिंदू महिलाओं तथा युवकों की विवाह की आयु क्रमशः 14-18 वर्ष से कम को प्रतिबंधित करना, अगर कम होगी तो प्रतिबंधित करेगा, ठीक, करेक्ट। अगला देखो, कृषिगत भूमि, अरेबल लैंड की सटीक परिभाषा क्या है। तो कृषिगत भूमि का मतलब होता है जहाँ पर फसलें आपकी उगाई जाती हो, जिस भूमि पर आपकी उगाई जाती हों, ठीक। अगला देखो, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी किसे बोलते हैं। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी नाम के प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां को गठित दल का क्या नाम था, जिसे लाल कुर्ती भी कहा जाता था। खुदाई खिदमतगार दल। खुदाई खिदमतगार दल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी चुका है ये पेपर में। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। वे अनिवार्य कारक कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर केवल लगा है, गलत हो जाएगा। इन दोनों में भी केवल लगा है, गलत हो जाएगा। अनुकूल स्थलाकृति और मृदा जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले किस वैज्ञानिक को भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। श्रीनिवास रामानुज को गणित के लिए मिला था, है ना, गणित हो जाएगा। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए मिला था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में मिला था। कब? 1930 में मिला था, रमन प्रभाव के कारण, है ना, रमन प्रभाव के कारण इनको मिला था। और ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको क्या क्या मिला, कब मिला, ये जानकारी आपके सिलेबस में दी गई है। इस जानकारी को बताना मेरा मतलब बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपका फंसेगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र लाल सरकार की। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय नाम, उन्होंने 1876 में एक संस्था बनाई थी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से, ये इंपॉर्टेंट है। और सीवी रमन भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। कब? 1930 में, रमन प्रभाव के कारण इनको मिला था। अगर बात की जाए श्रीनिवास रामानुज की, तो गणित के क्षेत्र में। विश्वेश्वरैया, ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महान भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। और भारत की पहली रेल 1853 में बोरीवली मुंबई से थाणे के बीच में चली थी। और 1835 में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा। और 1904 में क्या हुआ, विश्वविद्यालय अधिनियम आपका पारित हुआ था। ये जानकारी आपको मैंने बता दी जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए थी। और एक जानकारी ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1863 में सत्येंद्र नाथ ठाकुर, जो कि रविंद्रनाथ के बड़े भाई थे, ये है ना, बड़े भाई थे, इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी, ठीक। ये बात आपको पता हो गई। आइए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता, मानव संसाधन के संदर्भ में लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे बेहतरीन उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास क्या हो। लोग प्रकृति का सबसे बेहतर प्रयोग कब कर सकते हैं? जब उनके पास बुद्धि हो, कौशल हो, प्रौद्योगिकी हो। तो सी विकल्प यहाँ पर, बी विकल्प ज्ञान, कौशल, है ना, और प्रौद्योगिकी, ये तीनों चीज़ व्यक्ति के पास होंगी तभी वो प्रकृति का एक बेहतरीन उपयोग कर सकता है। 1921 के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली सुप्रसिद्ध महिला नेत्री कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने की आर्थिक क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको सेकेंडरी बोलते हैं ना, यानी कि द्वितीय क्रिया। जैसे कपास से वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी बनाना,
और आटे से डबल रोटी या कुछ भी बना लेना गेहूं से, तो वो आपकी हो जाएगी। ठीक, द्वितीयक क्रिया आपकी हो जाएगी। अगला देखो यहाँ पर कहता है लॉर्ड इरविन ने भारत के स्वशासन डोमिनियन स्टेटस के विषय में अपनी प्रसिद्ध घोषणा किस तारीख को की थी? तो 8 अप्रैल 1929 को, 31 अक्टूबर 1929 को, 31 दिसंबर 1900। तो देखो ये वाली तारीख इंपॉर्टेंट है। ठीक, 31 अक्टूबर 1929 को। अगला यहाँ पर कहता है कि आर्थिक गतिविधि कौन सी नहीं है? प्राथमिक वाली। तो प्राथमिक में मछली पालन भी आता है, खनन भी आता है, कृषि भी आता है, लेकिन व्यापार नहीं आता है। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा व्यापार। व्यापार जो कि तृतीयक में आता है। किसमें? व्यापार आपके तृतीयक में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है, बैंकिंग भी तीसरे क्षेत्र में आता है। ठीक, अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किस वीरांगना महिला ने किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत संभावना है कि इस क्वेश्चन को बन जाए। ठीक है ना, भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़वाने का प्रयास किस वीरांगना महिला ने किया था? तो भाभी, दुर्गा भाभी ने। ठीक है ना, दुर्गा भाभी ने किया था, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर कहता निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों का उनके कार्यों के साथ सही मिलान करिएगा। तो कर लेते हैं भाई साहब मिलान। अभी हम बताए भी हैं आपको कि क्या बताएं। तृतीयक क्रियाएं व्यापार यातायात, ये तो करेक्ट आपका दिया गया है। द्वितीयक क्रियाएं कृषि मत्स्य, ये गलत दिया गया है। ठीक, और प्राथमिक क्रियाएं नहीं मिलान करना है आपको। प्राथमिक क्रियाओं का मिलान आपका हो जाएगा व्यापार और या नहीं यार, गलत कर दिया क्या? क्या पूछा क्या है क्वेश्चन में? उनके कार्य के साथ सही सुमेल कीजिए। अच्छा, मिलान करना है। तो प्राथमिक क्रिया कौन सी हो जाएगी? कृषि और मत्स्य। तो ए का हो जाएगा सेकेंड के साथ। ठीक है ना, इस प्रकार से। और दूसरी क्रियाएं जिनसे मूल्यवान उत्पाद बना लिए जाते हैं कन्वर्ट करके, डबल रोटी, ब्रेड पकाना और कपड़ा बुनना, ये दूसरी हो जाएगी। बी का फर्स्ट हो जाएगा और सी का तीसरा ही होगा। तृतीयक में व्यापार यातायात, बैंकिंग, सेवा क्षेत्र, ये सब आता है आपका। तो कौन सा जवाब होगा? बी विकल्प इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी हैं का प्रसिद्ध नारा देकर विदेश में भारत का पहला झंडा फहराने वाली कौन सी महिला थी? तो भीकाजी कामा थी। मैडम भीकाजी कामा को क्रांति की जननी भी बोला जाता है। क्रांति की जननी किसे बोला जाता है? क्रांति की, भारतीय क्रांति की जननी, माता, मदर ऑफ रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? मैडम भीकाजी कामा को बोला जाता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सिलेबस वाइज उठाए हैं, जहाँ से पेपर बनेगा उस किताब से उठाए हैं, ऐसी वैसी कोई किताब से नहीं उठाए गए हैं। भले ही अधिकतर क्वेश्चन का आंसर बी विकल्प आपको लग रहा हो, लगने दो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है ना, और उत्तर को पढ़ो बस। अगला देखो, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के इतिहास और नियमों के संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए गए हैं। कथन को पढ़ के आपको गलत बाना बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत कथन है। फाल्स, गलत मतलब कि गलत, असत्य। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अकॉर्डिंग नागरिक भी नियम पूर्वक ध्वज फहरा सकते हैं, करेक्ट। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने आपको बताया है और सिलेबस में भी टॉपिक है आपका। 3:2 का रेशियो होता है, ठीक। और राष्ट्रीय शोक के समय भी ध्वज को पूरी ऊंचाई पर सबसे ऊपर फहराया रखना अनिवार्य, गलत। राष्ट्रीय शोक पर झंडे को झुका दिया जाता है, न कि ऊपर ऊंचाई पर सीधा कर दिया जाता है, ये बात गलत है। संविधान सभा ने तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय घोषित किया था, करेक्ट हो जाएगा। तो गलत फाल्स वाला कौन सा होगा? असत। असत आपका सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, सी विकल्प, ठीक। अगला देखो, मक्का को किस नाम से जाना जाता है? इसकी विश्व में विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो मक्के को कॉर्न बोलते हैं ना, मक्के को कॉर्न बोलते हैं, सिंपल सी बात। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य पट्टी में स्थित अशोक चक्र के विषय में कौन सा विशेष प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है? तो जो आपका अशोक चक्र में जो बीच की जो पट्टी है ना, उसमें कितने चक्र हैं? 24 चक्र हैं आपके। कितने? 24 चक्र हैं। इसमें 24 तीलियां हैं, जो केवल 24 मुख्य राजाओं का प्रतीक है। देखो, केवल शब्द आ जाए तो वो टर्म उसका गलत होता है 99% मौके पर। गहरे नीले रंग का यह चक्र है, इसकी 24 तीलियां 24 घंटे प्रगति का प्रतीक है। यह चक्र कृषि की क्रांति, प्रगति नहीं कृषि,
सफेद पट्टी के बीच का चक्र केवल, केवल आ गया, केवल शांति नहीं, प्रगति का प्रतीक है आपका। इसमें 24 तीलियां हैं, 24 घंटे की प्रगति का प्रतीक आपका हो जाएगा। अगला यहां पर कहता है क्वेश्चन, कॉटन कपास कृषि के लिए निम्नलिखित में से मिट्टी और जलवायु की कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है। तो मिट्टी हमने कपास के लिए आपको बताई है कि भाई काली मिट्टी चाहिए कपास को, ठीक है ना। तो काली मिट्टी चाहिए। अगर इसमें लाल मिट्टी है, इसमें पर्वतीय मिट्टी है, में जलोढ़ मिट्टी है, तो काली मिट्टी बी विकल्प में है। काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा, उच्च तापमान, 200 से 210 दिन पाला रहित इसको चाहिए कपास को, कपास में, ठीक है ना, कपास की खेती में। राष्ट्रगान जनगण मन के संबंध में निम्नलिखित जानकारियों में से कौन सा गलत है। यहाँ पर क्या बताना है, गलत वाला आपको बताना है कथन। इसकी रचना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, बात करेक्ट हो जाएगी। राष्ट्रगान की अवधि गाने की 52 सेकेंड है। ध्वजारोहण के ठीक समय राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, करेक्ट है। 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा जनगण मन को अपनाया गया था। ये बात कैसी हो जाएगी आपकी, ये भी बात यहाँ पर कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। लेकिन आपने एक बात गौर नहीं की, जो हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं ना, ध्वजारोहण के ठीक पहले राष्ट्रगान गाया जाना अनिवार्य है, यही तो गलत है आपका। राष्ट्र जैसे ध्वजारोहण के ठीक पहले नहीं गाया जाता है, ध्वजारोहण के ठीक बाद में गाया जाता है। अपने अपने कॉलेज या स्कूल वगैरह में किया होगा, आपको शायद याद हो। तो ये आपका डी गलत है ना। संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले इसको अपना लिया जाता है। टैगोर ने रचना की थी। आमार सोनार बांग्लादेश की भी इन्होंने रचना की थी। 52 सेकेंड इसकी अवधि है। ध्वजारोहण के ठीक समय राष्ट्रगान गाया जाना अनिवार्य नहीं, बाद में गाया जाता है, ठीक। अगला देखो, खनिज तेल शोधन शालाओं रिफाइनरीज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। खनिज तेल शोधन शालाओं की स्थापना क्यों की गई। अवसादी सैलों को गलाकर नष्ट करना, खानों से निकले कच्चे तेल को साफ और परिष्कृत करना, तेल को सीधे पानी में परिवर्तित करना, तेल का परिवहन आसान बनाना। तो खानों से निकले कच्चे तेल को साफ करना, परिष्कृत करना, फिर उसका उपयोग होना, इसलिए बनाई गई हैं, ठीक। अगला यहाँ पर कहता है क्वेश्चन आपका कि भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के संबंध में शॉर्ट नोट्स में वर्णित निम्नलिखित नियमों का सही समूह पहचानिए। तो इसमें आपको हॉकी के बारे में बताना है। किसके बारे में, हॉकी के बारे में, क्योंकि खेल से भी क्वेश्चन आएगा पेपर में। यह खेल 15-15 खिलाड़ियों की 2 टीम के बीच में हॉकी आपका खेला जाता है। क्या ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, हाँ करेक्ट हो जाएगी। क्या करेक्ट हो जाएगी, 15-15, अभी 15-15 नहीं होते इसमें। और खेल का प्रारंभ मध्य रेखा से होता, गेंद को हॉकी स्टिक के चपटे भाग के मध्य से खेला जाता है। ये बात आपकी करेक्ट है, बाकी सब आपकी गलत है। कि 15 अगस्त को हॉकी दिवस मनाया जाता है ना, ये भी बात गलत है। अगला देखो, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत मोनाजाइट रेत, मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो ये केरल के तट में पाया जाता है, केरल के तट में पाया जाता है मोनाजाइट रेत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 22 जुलाई को क्या होता है, 22 जुलाई को क्या होता है बताओ। 21 जून को तो आपका योग दिवस हो गया। 24 जनवरी को क्या होता है, 15 अगस्त को क्या होता है। दरअसल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इन सभी तिथियों के बारे में। 1-2 क्वेश्चन तिथि से भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। अगला यहाँ पर देखो, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा स्थित है। नरौरा कहाँ पर है, बुलंद शहर में है आपका नरौरा, ठीक। अगला देखो, पतंजलि के अष्टांग योग के अंगों का सही क्रम क्या है। पतंजलि के अष्टांग योग का सही क्रम क्या है। सबसे पहले वे कहते हैं नियम, यम नियम आसन, सबसे लास्ट में आपकी समाधि आएगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट मुझे लग रहा है। यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, यम नियम, हाँ ठीक है, ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नियम बीच में नहीं, पहले नहीं आ सकता, ना ही आसन पहले आ सकता है। यम आसन, आसन गलत हो गया, यम नियम, ठीक। तो करेक्ट आपका हो जाएगा, ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बनने लायक है, बहुत संभावना है इसकी कि बन जाए ये क्वेश्चन, ठीक। अगला देखो, कॉफी से संबंधित, कॉफी ठंडी जलवायु समतल मैदान। देखो कॉफी के लिए चाहिए गर्म आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा और पर्वतीय ढाल। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखो हमने यहाँ पर क्या क्या आपको क्वेश्चन बहुत ये वैसे लेवल के बनाए हैं अतिरिक्त जानकारी के साथ, जैसे कॉफ़ी के बारे में, इसके लिए गर्म आर्द्र जलवायु चाहिए, पहली बात जान ली।
सुअपवाहित दोमट मृदा चाहिए, दूसरी बात। तीसरी, पर्वतीय ढाल चाहिए। तो कॉफी के संबंध में आपने 3 बातों को जाना, ना कि सिर्फ एक बात को। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं आप सभी को। विद्यालयों में खेलकूद, दल निर्माण और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है? तो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके, पूरा का पूरा विकास हो सके। फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन है। अगला, खनिज मैग्नीज के संदर्भ में बताओ। इसका उपयोग लौह इस्पात, स्टील बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। मैग्नीज, इसका ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुल उत्पादन का 1/4 भाग मैग्नीज जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों को निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, दोनों करेक्ट है। सी विकल्प होगा यहाँ पर, सी विकल्प। ठीक। अगला देखो, यहाँ पर कहता है कि व्यायाम करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश गलत है? अब गलत बताना है कि आप व्यायाम कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन है ये। व्यायाम खुले और स्वच्छ स्थान पर करना चाहिए, बात करेक्ट हो जाएगी आपकी, पहली बात तो करेक्ट हो जाएगी। व्यायाम के तुरंत बाद स्नान ना करें, ये भी बात करेक्ट है। व्यायाम आयु, स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार करना चाहिए, करेक्ट है। लेकिन भोजन के तुरंत पहले या तुरंत बाद व्यायाम ना करें। भोजन के तुरंत पहले या तुरंत बाद व्यायाम ना करें। व्यायाम के तुरंत बाद स्नान ना करें। व्यायाम आयु, यहाँ पर आपको बताना है गलत। क्या बताना है? गलत आपको बताना है यार इसमें। तो भोजन के तुरंत पहले या तुरंत बाद व्यायाम ना करें, ये भी बात सही है। ये भी बात आपकी सही है। तो इसमें गलत कौन सा होगा? कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। देखो, व्यायाम करते समय व्यायाम हमेशा खुली जगह पे करना चाहिए, स्वच्छ स्थान पर करना चाहिए, सभी को पता है। भोजन के तुरंत पहले या तुरंत बाद व्यायाम ना करें। यहाँ पर कंफ्यूज करा। देखो, भोजन के तुरंत पहले, भोजन के तुरंत पहले, ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, एरर, इसको बाहर कर दो, ठीक है ना। और तुरंत बाद व्यायाम ना करें, ये भी गलत पूछा, गलत है ही नहीं उसमें कोई। पटसन की फसल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसकी कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो पटसन, जूट की बात की जाए, जिसे सुनहरा रेशा बोलते हैं। क्या? सुनहरा रेशा इसको बोलते हैं। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। बी विकल्प करेक्ट जवाब। राष्ट्रीय ध्वज में होने वाले 3 रंगों केसरिया, सफेद, हरा के बारे में क्या जानकारी है बताओ? केसरिया त्याग बलिदान का प्रतीक, सफेद शांति का, हरा हरियाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। लौह अयस्क के बारे में बताओ। लौह अयस्क आयरन और को उसकी मजबूती के आधार पर प्रमुख प्रकारों में बांटा जाता है, तो आपको बताना है। तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट हो जाएगा। पिट्सबर्ग ये लौह उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है आपका। ठीक, यहाँ पर बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला यहाँ पर कहता अतिसार। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके होम साइंस से भी रिलेटेड हैं। ठीक, अतिसार रोग के मुख्य लक्षण और इसके प्राथमिक उपचार में कौन सा युग्म सही है? इसमें बार बार उल्टी आती है अतिसार में। उपचार केवल नीम काढ़ा, केवल आ गया इसलिए गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। और लक्षण बार बार पतला दस्त आना, ठीक है ना। शरीर में पानी की कमी। उपचार इसका क्या है? जीवन रक्षक घोल 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर और चावल का माड़ पीना चाहिए। यही करेक्ट है, बी विकल्प। कभी कभी अधिकतर बड़े विकल्प ही सही उत्तर हो जाते हैं, ठीक है ना। अतिसार के बारे में था। अगला, भारत सरकार द्वारा जलवायु कार्य योजना 2030 के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर कितने गीगावाट कराने का लक्ष्य है? 100 गीगावाट। कितना? 100 गीगावाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, पेचिस रोग होने पर प्राथमिक घरेलू उपचार क्या करना चाहिए? किस चूर्ण को मिश्री के साथ दिन में 3 से 4 बार लेने की सलाह दी जाती है? जीरे के चूर्ण के साथ। अगला यहां पर कहता है चाय। टी की कोमल पत्तियों को बेहतर विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु दशा आवश्यक है? तो देखो, इसके लिए ठंडी जलवायु, वर्ष समविचरित उच्च वर्षा और मंद ढाल चाहिए, समविचरित वर्षा चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए। 3 बातें आपकी चाय के संबंध में यहाँ पर क्लियर हो गई। एक प्रकार से मैं आपको रिवीजन ही करा रहा हूँ इन क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक। और हैजा
जिसे कालरा बोलते हैं, एक भयानक महामारी का रूप निम्नलिखित में से सबसे अधिक सहायक होती है। मतलब कि ये जो हैजा फैलता है ये मक्खियों के कारण फैलता है, मक्खियों के कारण। अगला यहाँ पर कहता है खनिज बॉक्साइड के संदर्भ में कौन सा सही है। खनिज बॉक्साइड के बारे में कौन सा आपका सही है। तो बॉक्साइड को गलाकर शुद्ध एल्यूमीनियम छानकर अलग किया जाता है, अपने हल्केपन और मजबूती के लिए उपयोगी होता है। अगला, घरेलू प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को बमन या उल्टी की शिकायत हो तो किसका सेवन दिन में कई बार करना चाहिए। किसी को उल्टी हो रही, बमन हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो हरी धनिया और पुदीना की चटनी दिन में कई बार ले लो आप लोग, ठीक है ना, ले लेना आप लोग। कईयों को प्रॉब्लम हो, गर्मी का टाइम है, बमन उल्टी की समस्या है, तो हरी धनिया और पुदीने की चटनी बना करके आप लोग खाइएगा, ठीक। भारत का वह कौन सा राज्य जो विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करने में अग्रणी स्थान रखता है। आंध्र प्रदेश रखता है। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बना लें, छानकर आवश्यकता अनुसार सेवन करें। यह निम्नलिखित में से किस शारीरिक समस्या का पारंपरिक उपचार है। पुराना बुखार आता हो तो नीम का काढ़ा बना करके पीना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। खनिज तेल मुख्य रूप से किस प्रकार की सेल अवसंरचनाओं और रंध्रों में पाया जाता है। देखो, खनिज तेल की बात की जाए, कोयला की बात की जाए, पेट्रोलियम की जाए, प्राकृतिक गैस की बात की जाए, तो ये आपके सेडिमेंट्री रोग अवसादी में पाए जाते हैं। और अवसादी को परतदार सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परतदार सेल के नाम से भी इन्हीं को ही जानते हैं। अगला देखो, खांसी, कफ आने पर शहद के साथ क्या मिलाकर के चाटने से आराम मिलता है। पिसी या काली मिर्च, पिसी काली मिर्च मिला लो शहद के साथ, चाट लो, खांसी बंद हो जाएगी, ठीक। उपचार। अगला कहता है भारत में सोना कहाँ पे पाया जाता है। कोलार के जिले में पाया जाता है, कर्नाटक के कोलार में पाया जाता है। जितने भी मित्रों को ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन मिल जाएगा, डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाएगा। 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको ये वाली क्लास की पीडीएफ दे दूंगा, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। इससे पहले की भी जो वीडियो हुई हैं 1 लाइनर की हुई हैं, हजार क्वेश्चन की, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, कंप्लीट PYQ क्वेश्चन मिल जाएगा, और कंप्लीट 1 लाइनर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। मात्र 299 आप लोग कर सकते हैं, इस नंबर पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना और पूरा आपका हो जाएगा, ठीक। यदि किसी व्यक्ति को पेट दर्द की शिकायत है तो कौन सा घरेलू घटक लाभदायक होगा। हींग, ठीक, हींग। भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। इसके बाद किस वर्ष में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। 54 में। कब? 54 में हुई थी ना। कब हुई थी बताओ। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 54 में ही हुई थी आपका। अगला क्वेश्चन कहता है चोट लगने पर दूध में क्या मिलाकर के पीना चाहिए जिससे कि तुरंत आराम मिलता है। तो हल्दी को पी लो दूध में मिलाकर के, ठीक है ना। मक्का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। उत्तरी अमेरिका। चाय के बागानों में इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए इन्हें चुनने के लिए अधिक संख्या में किसकी आवश्यकता होती है। तो श्रमिकों की आवश्यकता होती है पत्तियों को चुनने के लिए। और 99 और 100 क्वेश्चन कहता है भारत के किस क्षेत्र में घाटी मुख्य रूप से खनिज तेल क्रूड ऑयल निकाला जाता है। तो क्रूड ऑयल आपके असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई हाई में आपका निकाला जाता है। विश्व का कितना प्रतिशत लौह अयस्क भंडार भारत में संचित है। 1/4। ठीक, तो इस वीडियो में हमने आपको 100 टॉप लेवल के क्वेश्चन कराए जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। अधिक से अधिक संभावना है कि क्वेश्चन यहीं से आपके बनेंगे और बिल्कुल अवश्य बनेंगे। नहीं बनेंगे अगर क्वेश्चन तो आपको जानकारी तो हो ही गई है ना, विकल्पों की सहायता से आप लोग सोल्व कर लोगे। थोड़ा बहुत चेंज करके आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो नोट्स PYQ सब कुछ आप लोग ले लेना। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।